हेलो एवरीवन। विश्वेश्वरैया स्टडी सेंटर के संस्थान के तरफ से आप लोगों के लिए जेएसएससी सीजीएल 2023 की जो परीक्षा आगामी होने वाली है उसकी तैयारी को लेकर के कुछ प्रयास किया जा रहा है। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि झारखंड के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जितने भी सवाल पूछे गए हैं उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग यहाँ पर आपको देंगे। उसके साथ उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं और उन क्वेश्चन के जो कंसेप्ट हैं उस पर भी हम लोग काफ़ी डिस्क्रिप्टिव वे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर शुरू करने से पहले आपको ये बता दें कि कंप्यूटर साइंस हो गया, साइंस, कंप्यूटर साइंस और झारखंड मैथ, रीजनिंग, इन सभी सब्जेक्ट्स के लिए भी हम लोग क्या करेंगे कि वीडियोज यहाँ पर अपलोड करेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख करके ये फायदा होता है कि उस पर बेस्ड क्वेश्चन आप बना सकते हैं। किसी चैप्टर से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पढ़ने को तो बहुत बड़ा सिलेबस है, लेकिन किस सेक्शन से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, इन सभी चीजों का अनुमान प्रीवियस ईयर से होता है और उस पे बेस्ड क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कशन में यहाँ पे करेंगे। तो आज जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं साइंस के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। तो सेट 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी तारे का जो रंग होता है, किसी तारे के रंग का निर्धारण जो है उसका किस चीज का संकेत देता है। तो देखिए ऑप्शन पूछा गया है सूर्य से दूरी, चमक, पृथ्वी से दूरी और तापमान। तो ध्यान में रखेंगे कि किसी भी तारे का जो रंग है उसके तापमान को बताता है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि कोई एक तारा ऐसा है जो लाल रंग का दिखाई दे रहा है, ये रेड कलर इस चीज को इंडिकेट करता है कि वह तारा अपनी आयु को पूरा कर चुका है, यानी कि वो अपने प्रौढ़ अवस्था में यानी कि ओल्ड एज की ओर जा रहा है। और ये भी ध्यान में रखिएगा कि जब कोई तारा नीले रंग का चमकदार दिख रहा है तो ये पता चलता है कि वह तारा अपने युवा अवस्था में है। तो ध्यान में रखेंगे कि तारे का रंग जो है वो किस पर निर्भर करता है, उसके तापमान को निर्भर करता है। और ये भी ध्यान में रखना है कि लाल रंग ये बताता है कि कोई भी तारा जो है वो वृद्ध हो चुका है या मरने की अवस्था में जा रहा है, जबकि किसी भी तारे का नीला रंग ये बताता है कि वो अपने यौवन अवस्था यानी कि यंग एज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। यहां पर पूछा गया है कि मछलियां मल जल द्वारा प्रदूषित पानी में क्यों मर जाती हैं? रोग जनकों के कारण, O2 में ऑक्सीजन में कमी के कारण, गलफड़ों में गाद या कीचड़ जमने से अवरोध पैदा होने के कारण या बदबू के कारण। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि मल जल किसको कहते हैं। देखिए मल जल का या सीवेज का संबंध होता है कि किसी भी पानी में जब कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ दोनों एक साथ उपस्थित होते हैं तो उसको कहा जाता है मल जल। मल जल का एक बहुत अच्छा उदाहरण क्या होता है कि शहरों के जो नाले होते हैं उनमें जो पानी है उसमें क्या है, जीव जंतु, घरों में उपयोग होने वाले खाद्य पदार्थ यानी कि कार्बनिक पदार्थ भी हैं, प्लास्टिक और अन्य रासायनिक पदार्थ भी उसमें रहते हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि मलजल में, प्रदूषित जल में मछलियां जो मर जाती हैं इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ठीक है, एक चीज ध्यान में रखिएगा कि ऑक्सीजन की कमी से संबंधित पानी की गुणवत्ता के लिए 3 टर्म इस्तेमाल किए जाते हैं। एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं डीओ, इसको कहा जाता है आपका डिजॉल्व ऑक्सीजन, या फिर इसको कहा जाता है आपका घुलित ऑक्सीजन। किसी पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा जितनी अच्छी होगी वह पानी उतना अच्छा होता है। जैसे आप गंगा नदी के पानी के बारे में बात करें कि उसे लंबे समय तक रखते हैं तो पानी नहीं सड़ता है। क्यों? इसके पीछे कारण क्या है कि उसका डीओ लेवल बहुत अच्छा होता है। दूसरा एक टर्म हम लोग इस्तेमाल करते हैं बीओडी, इसको कहा जाता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि इसको कहेंगे जैविक ऑक्सीजन मांग। जैविक ऑक्सीजन मांग क्या बताता है कि किसी पानी में जैविक पदार्थों की मात्रा कैसी है। जैसे किसी पानी के सैंपल को हम लोग क्या करें कि 5 दिनों तक, कि 1 लीटर पानी को 5 दिनों तक किसी कंटेनर में लेकर एक स्थान पे रख दिया जहां पे उसे बिल्कुल नहीं हिलाना है। तो 5 दिनों में क्या उसमें किसी प्रकार के जीव की उत्पत्ति हो रही है? अगर उत्पत्ति होता है इसका मतलब कि वो पानी क्या है, आपका संदूषित है। तीसरा एक टर्म हम लोग इस्तेमाल करते हैं आपका सीओडी, जिसका अर्थ होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, अर्थात कि रासायनिक ऑक्सीजन मांग।
ये बताता है कि किसी भी पानी में रासायनिक पदार्थों की मात्रा कितनी है। तो ध्यान में रखेंगे कि अगर किसी भी पानी में बीओडी की मात्रा अगर घट रही है तो डीओ की मात्रा उसमें क्या होगी, घटती हुई दिखाई देगी। तो यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि मलजल के कारण पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और ध्यान में रखिएगा कि बीपीएससी के रिसेंट एग्जाम में आपको पूछा गया था। ये सवाल ये पूछा गया कि किसी एक्वेरियम में रखे गए मछली के लिए जब उबले हुए पानी को डाला जाता है तो मछली पर क्या प्रभाव होगा। तो सीधी सी बात है कि जब किसी पानी को आप उबाल दें तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी या घुलनशील पदार्थों की मात्रा कम होगी, वैसी स्थिति में मछली क्या हो जाएगी, मर जाएगी। आप इस प्रश्न को भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास पूछता है कि एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई है। तो ध्यान में रखेंगे कि एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई है, चैडविक के द्वारा। अगर झारखंड में होने वाले डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप देखें तो इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज, इनसे खोजकर्ता से संबंधित सवाल काफी ज्यादा पूछे गए हैं, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको प्रोवाइड कर दे रहे हैं। एक पूरी समरी है। जैसे न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई, तो जेम्स चैडविक। इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा, जे थॉमसन। प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा, आपका यूजी गोल्डस्टीन। और आइजक न्यूटन के द्वारा क्या खोजा गया है, गति के नियम और क्या है आपका गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत, यानी कि ग्रेविटेशन जो थ्योरी है वो किसके द्वारा दिया गया है, आइजक न्यूटन के द्वारा। और रदरफोर्ड के द्वारा क्या खोजा गया है, परमाणु की अभिसंरचना, यानी कि परमाणु की जो संरचना होती है। इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में गति करते हैं। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया था, अल्फा तथा बीटा किरणों की भी खोज की। तो ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं कि फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। फूलों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, आपका एंथोलॉजी कहते हैं। एंथोलॉजी जो है, लॉजी, एंथो मतलब फ्लावर्स और आपके पास क्या है, लॉजी मतलब क्या है कि अध्ययन। कहीं कहीं पर आपको फ्लोरिकल्चर फूलों के उत्पादन के संबंध में दिखाई देगा, और फ्लोरिकल्चर है फूलों का उत्पादन, और आपका फूलों का अध्ययन जो है ये आपका एंथोलॉजी। इसके साथ साथ हम लोगों ने यहाँ पे इस्तेमाल किया है कि पोमोलॉजी, ऑप्शंस में दिया गया है। पोमोलॉजी क्या है, तो पोमोलॉजी का संबंध है हॉर्टिकल्चर से, जो कि किसके उत्पादन से संबंधित है, आपके फलों के उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट आपका है ऑप्शन सी जो कह रहा है कि एग्रोस्टोलॉजी जो है, एग्रोस्टोलॉजी ये संबंधित है आपके घास के अध्ययन से। घास, कैसी घास, एक तो जो हम फसल के रूप में उगाते हैं, और दूसरा जो घास के मैदान में पाया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा कि एग्रोस्टोलॉजी जो है इसका अध्ययन किससे संबंधित है, आपका घास का। फसल कैसा, जैसे कि आप गेहूं उगाते हैं, चावल उगाते हैं, मक्का उगाते हैं, तो इन घासों के उत्पादन का संबंध है। साथ ही साथ पशु चारा के रूप में जो घास उगाते हैं उनके बारे में भी ये अध्ययन क्या करता है, शामिल करता है। और नेक्स्ट आपका है पैलेंटोलॉजी, जो संबंधित है आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब कि सूक्ष्म जीवों के समूह के छोटे छोटे टुकड़ों में जो अध्ययन किया जाता है उसका संबंध किससे पाया जाता है, आपका पैलेंटोलॉजी से होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा विटामिन हार्मोन भी है। इसका उत्तर होगा विटामिन डी। और वास्तव में अगर कहा जाए विटामिन डी के बारे में तो ये चीज ध्यान में रखेंगे कि विटामिन डी विटामिन ना हो करके वास्तव में क्या है, एक प्रकार का हार्मोन ही होता है। ध्यान में रखेंगे कि विटामिन डी जो है विटामिन ना हो करके एक प्रकार का क्या आपका हार्मोन ही होता है। फिर सवाल होता है कि विटामिन डी का संचय कहाँ होता है, तो विटामिन डी का संचय हमारे त्वचा के नीचे जो उत्तक है वहां पर आपका होता है। विटामिन डी का काम क्या है हमारे शरीर में, तो ये कैल्शियम और फास्फोरस के स्टोर करके रखने में क्या करता है, आपके शरीर में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि चंद्र ग्रहण कब लगता है। जब हम कहते हैं ग्रहण, ग्रहण का मतलब होता है कि दिखाई ना देना, तो चंद्रमा हमें कब दिखाई नहीं देगी, तो इसका मतलब है कि सूर्य के साथ में, जैसे यहां पर देखिए इस डायग्राम में कि सूर्य और चंद्रमा इसके बीच में जब पृथ्वी आ जाएगी तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा के ऊपर पड़ने लगती है, जिसके कारण चंद्रमा आपको दिखाई नहीं देता है। इसी स्थिति को आप क्या कहते हैं कि चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो अगर इन ऑप्शन में देखें तो जब सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य क्या होता है, पृथ्वी आ जाती है, तो इस स्थिति को क्या कहेंगे, आपका चंद्र ग्रहण कहेंगे। और एक ध्यान में रखिएगा कि चंद्र ग्रहण की 3 स्थितियां हो सकती हैं,
पूर्ण चंद्र ग्रहण, आंशिक चंद्र ग्रहण और क्या हो गया आपका लूनर चंद्र ग्रहण के रूप में हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका हमारा आता है, कहता है कि आर्द्रता मापी यंत्र क्या है। आर्द्रता मतलब क्या है कि ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए हम लोग किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं आपका हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। हाइग्रोमीटर का किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, आर्द्रता को मापने के लिए। तो बचे हुए जो ऑप्शन है ये हमारे किस लिए हैं, तो हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर जो है इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी तरल के विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण या किसी भी लिक्विड के स्पेसिफिक जो ग्रेविटेशन है उसको मेजर करने के लिए करते हैं। इसका उपयोग किस लिए करते हैं, आपका स्पेसिफिक ग्रेविटेशन यानी कि विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण के लिए करते हैं। किसी भी लिक्विड का विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण को मापने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है आपका हेमोमीटर है, ऑप्शन सी। हेमो का ध्यान में रखिएगा, इसे याद रखिए, हीमोग्लोबिन यानी कि हमारे रक्त में ऑक्सीजन को लेकर के चलने वाला जो कारक होता है वो क्या है आपका हीमोग्लोबिन, क्योंकि इसी हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ करके आपके शरीर में चलता है। हीमोग्लोबिन की प्रकृति क्या है, एक प्रकार का वो क्या होता है आपका प्रोटीन होता है। तो हेमोमीटर क्या करता है कि आपके रक्त में हीमोग्लोबिन की जो संरचना है और उसकी मात्रा को मेजर करने में क्या करता है, आपका मदद करता है। और नेक्स्ट आपका है पायरोमीटर। तो पायरोमीटर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं किसी भी सतह के तापमान को मापने के लिए, हम लोग इसका क्या करते हैं, आपका इस्तेमाल करते हैं। तो पायरोमीटर का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, किसी भी सतह के तापमान को मापने के लिए। अब झारखंड में एक चीज ये भी ध्यान में रखिएगा कि अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड सवाल आपके पास जरूर देखा जाता है। तो कुछ जो सेलेक्टेड इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है कि पायरिया किस रोगाणु से पैदा होता है। मलेरिया जो है किस रोगाणु से पैदा होता है, तो ये हो जाएगा आपका प्लाज्मोडियम वाइवॉक्स के कारण होता है। प्लाज्मोडियम जो पैरासाइट्स होते हैं उनके कारण आपके पास क्या होता है कि मलेरिया रोग होता है। इसी से संबंधित एक हमेशा क्वेश्चंस और भी मलेरिया में पूछे जाते हैं कि मलेरिया के इलाज के लिए प्रयोग किए जाने वाली दवा जो है जिसको कहते हैं कुनैन, इस कुनैन की प्राप्ति किससे करते हैं, तो सिनकोना नामक पेड़ की छाल से करते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है कि रेविडोवेरिडा। तो रेविडोवेरिडा के कारण कौन सा रोग होता है, तो इसके कारण आपका होता है रेबीज रोग। अर्शेनिया पैसेटिस जो है, तो अर्शेनिया पैसेटिस के कारण आपके पास कौन सा रोग होता है, तो ये होता है, ये जिम्मेदार है आपके किस चीज के लिए, आपका प्लेग के लिए। और एंटेमीबा हेस्टिका जो है ये आपके डायरिया यानी कि लूज मोशन से संबंधित जो समस्या है उसके लिए क्या होता है, आपका जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इन आवर्त सारणी में निम्न में से कौन सा तत्व सबसे कम प्रतिक्रियाशील है। तो देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में अगर हम लोग देखें तो सोना, चांदी, प्लेटिनियम, तांबा ये ऐसे धातुएं हैं जो बहुत कम प्रतिक्रिया करती हैं। तो इन ऑप्शंस में से अगर हम देखें तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आपका तांबा। और इसके अलावा ध्यान में रखिएगा प्लेटिनियम, सोना, चांदी, तांबा ये ऐसी धातुएं होती हैं जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे होती हैं और ये बहुत कम अभिक्रियाशील होती हैं, यानी कि वातावरण के सामान्य स्तर पर रखने पर ये बहुत कम अभिक्रियाशीलता को क्या करती हैं, प्रदर्शित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश की एक किरण का तरंग दैर्ध्य 5000 एंगस्ट्रम है, हर्ट्ज में इसकी आवृत्ति क्या होगी। तो सबसे पहला ये चीज हमें देखना है कि हमारे पास दिया क्या है, लैम्डा से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जो तरंग दैर्ध्य होता है इस तरंग दैर्ध्य को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तरंग दैर्ध्य का जो मान है इसको हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये दिया गया है 5000 एंगस्ट्रम। तो सॉल्व करने के लिए पहले सेम यूनिट में इसको लाना जरूरी है। तो एक एंगस्ट्रम का वैल्यू होता है 10 टू द पावर क्या होता है आपका -10 मीटर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 5000 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर।
और अगर हम इस चीज को सॉल्व करें तो हम इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻³ इंटू क्या लिख सकते हैं 10⁻10 मीटर, और फाइनली इस चीज को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10 क्या हो सकता है -7 मीटर, ऐसा लिखा जा सकता है। पहले हम लोग सेम यूनिट में इसको क्या करते हैं चेंज कर लेते हैं। दूसरा है कि प्रकाश की जो चाल होती है, वेलोसिटी जो प्रकाश की चाल है जिसको v से रिप्रेजेंट करेंगे, ये होता है 3 इंटू 10⁻, कितना होता है 8 मीटर प्रति सेकंड आपके पास होता है। हमें पूछा गया है कि इसकी आवृत्ति क्या होगी, तो एक रिलेशनशिप कहता है, क्या सूत्र जो फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसमें कहता है कि v इक्वल टू म्यू लेमडा, यानी कि प्रकाश की जो चाल होती है उसके तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति का क्या होता है आपका गुणनफल होता है। तो हमें फाइंड क्या करना है, आपको आवृत्ति का मान निकालना है, ठीक है। हमें किस चीज का मान निकालना है कि इस म्यू का मान क्या होगा, तो म्यू इक्वल टू हम क्या लिखेंगे v बाई आपका क्या लिखेंगे आपका लेमडा। इस चीज को अगर हम सॉल्व करें तो हम ऐसे ले सकते हैं, इस क्वेश्चन को और अगर हम लोग सॉल्व करें तो v म्यू इक्वल टू क्या है आपका v बाई आपका लेमडा। इसे हम सॉल्व करते हैं, 3 इंटू 10⁻, कितना हो गया 8 बाई कितना हो जाएगा 5 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा आपका 7। तो कभी भी इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करने के एक तरीका है कि 3 से कैसे डिवाइड करें। तो देखिए 10⁻8 का मतलब क्या होता है कि 10 गुने 10 गुने 10 गुने 8 टाइम्स है। तो अगर हम इसे ऐसे करें कि 10 को यहां से निकाल दे और इसके साथ गुना कर दे तो कितना हो गया आपका 30, और इसका पावर तब क्या बच जाएगा 10⁻, कितना हो जाएगा आपका 7, बहुत आसानी से। अब यहां पर कितना आपका 5 इंटू 10⁻, कितना आपका 7, तो 5 से इसको हमने काटा कितना हो गया 6, तो हम इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 10⁻⁻7, और ये जो पावर है आपके ये जो पावर है आपके पास ऊपर में जब जाएगा तो ये भी कितना हो जाएगा 10⁻, क्या हो जाएगा आपका -7, ऊपर में जाकर क्या हो जाएगा +7, तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 6 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा आपका 14 हर्ट्ज आपके पास क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका आंसर होगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स में ध्यान में रखिएगा कि किसी भी प्रकाश का जो चाल होता है वो क्या होता है कि तरंगदैर्घ्य गुने क्या होता है उसकी आवृत्ति के द्वारा आता है। तो इसकी आवृत्ति कितनी आई 6 इंटू 10⁻, कितना हो गया 14 हर्ट्ज होगा। हाँ, तो गुना में जैसे a का पावर m गुने आपके पास a का पावर क्या होता है n होता है, तो क्या लिखते हैं m प्लस n ना लिखते हैं, तो 7 + 7 कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा पहला सफल क्लोन जंतु था। तो देखिए सबसे पहला जो सफल जंतु क्लोन के रूप में हम लोगों ने किया था, ये क्लोन किस चीज की थी आपके पास भेड़ की। कभी कभी देखिएगा झारखंड में क्वेश्चन में ये दारोगा की परीक्षा में ये पूछा गया था कि जो सबसे पहला जो क्लोन बनाया गया था भेड़ का उसका नाम क्या था, तो ध्यान में रखिएगा इसका नाम क्या था आपका डॉली। ये कब किया गया था 1997 में सफल रूप से किसी भेड़ की क्लोनिंग हम लोगों ने की थी, और इस भेड़ का नाम क्या रखा गया था आपका डॉली नाम रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से सबसे जिम्मेदार कारक कौन कौन से हैं। तो देखिए जो जलवायु का जो परिवर्तन हो रहा है इसके लिए सभी कारक ही क्या है उत्तरदायी हैं। ग्रीन हाउस गैस, अब कहा जाए कि ग्रीन हाउस गैस जो है इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कारक कौन सा है, तो ये क्या है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ओजोन परत का जो अपक्षय है इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कारक क्या है आपका CFC। CFC का फुल फॉर्म क्या होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और यहाँ पर क्या है आपका प्रदूषण, तो प्रदूषण के कई तरह के कारक आप ये प्रकार हो सकते हैं। तो ये सभी जो हैं वो जलवायु परिवर्तन के लिए क्या है उत्तरदायी कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो कि निम्नलिखित को प्रभावित करता है। ध्यान में रखिएगा कि झारखंड में अधिकतर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि बीमारी कौन से अंग को प्रभावित करती है, और एक ही एग्जाम में कई क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो थैलेसीमिया है ये किसको प्रभावित करता है, आपका खून को प्रभावित करता है। बेसिकली देखिए क्या होता है कि थैलेसीमिया जब माता पिता के द्वारा मतलब कि आनुवांशिक रूप से किसी बच्चे को मिलता है तो इसके लक्षण तुरंत नहीं दिखाई देंगे। जब बच्चा 3 साल की उम्र को प्राप्त होता है तब थैलेसीमिया के लक्षण आपके पास दिखाई देंगे।
होगा क्या कि उनके शरीर में जो हीमोग्लोबिन है उस हीमोग्लोबिन का निर्माण क्या हो जाता है, बनना बंद हो जाता है, और वैसी स्थिति में रक्त की कमी बच्चे में हो जाती है। और बाहर से फिर बच्चों को क्या करते हैं कि समय समय पर बच्चों को अलग से ब्लड उनके शरीर में क्या करना पड़ता है, चढ़ाना पड़ता है। अब जब ब्लड अलग से चढ़ा रहे हैं तो उसके साथ और कॉम्प्लिकेशंस होगा कि आयरन की मात्रा उनके रक्त में बढ़ने लगेगी, तो उससे लीवर से संबंधित, किडनी से संबंधित समस्याएं भी क्या होने लगेंगी, उत्पन्न होना शुरू हो जाती हैं। तो थैलीसीमिया जो वंशागत रोग है ये किस से संबंधित है, आपका खून से संबंधित है। इसके अलावा वंशानुगत रोगों के बारे में अगर पूछा जाए कि कौन कौन से रोग है, तो हीमोफीलिया एक वंशानुगत है। कलर ब्लाइंडनेस आपका कैसा रोग है, आपका एक वंशानुगत रोग होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है। तो टमाटर का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है, आपका लाइकोपीन के कारण होता है। तो अदर जो ऑप्शन दिए गए हैं ये ऑप्शन किसके हैं, तो बीटा कैरोटीन। गाजर का जो गुलाबी रंग आप देखते हैं ये किसके कारण होता है, आपका बीटा कैरोटीन के कारण होता है। एंथोसाइनिन जो होता है, ये एंथोसाइनिन क्या होता है कि नीले रंग के जो फल आप देखते हैं, नीले रंग के या ब्लू रंग के जो कलर के फल जो देखते हैं या जो सब्जियां देखते हैं वो किसके कारण होती हैं, आपके पास एंथोसाइनिन के कारण होती हैं। तो यहाँ पर एक सवाल, जैसे गोभी आप देखते हैं मार्केट में कुछ गोभी आता है जो बैंगनी रंग का दिखाई दे रहा है, तो ये कलर किसके कारण होता है, आपका एंथोसाइनिन के कारण आपके पास देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टमाटर का लाल रंग किसके कारण है, आपका लाइकोपीन के कारण होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि ट्रेकोमा बीमारी का संबंध किस अंग से है। तो ट्रेकोमा बीमारी का संबंध हमारा किससे होता है, आपका आंखों से संबंधित होने वाला रोग है। ये भी रिसेंट के एग्जाम में आपके पास जो आपके पास जेएफसी म्युनिसिपल का एग्जाम जो हुआ था उसमें ये पूछा हुआ रिसेंट का आपका क्वेश्चन है। तो इसी तरह से आप लोग देखेंगे कि कंप्यूटर के क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन, रीजनिंग और मैथ के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस आप लोगों के लिए समय समय पर आते रहेंगे। यूट्यूब चैनल को अगर आप लोगों ने हमारे विश्वेश्वरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर ले, उसे लाइक करें, शेयर करें और इस एग्जाम्स को अपेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लें और अपने सिलेक्शन को पक्का करें। थैंक यू एवरीवन।